हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम हम डिस्कस करने वाले हैं ये है सेक्रेटरी क्लर्क का एग्ज़ाम जो कि 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। आप जानते हैं कि सेक्रेटरी क्लर्क जो कि काफ़ी अपने आप में एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल और प्रेस्टिजियस जॉब है। तो हर कोई सेक्रेटरी क्लर्क बनना चाहता है, जो भी तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट्स कोई भी जो कि सभी एग्ज़ाम देता है, तो उसके लिए सेक्रेटरी क्लर्क का एग्ज़ाम भी अपने आप में काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम रहता है। तो सेक्रेटरी क्लर्क की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या सिलेबस रहता है, बिल्कुल ब्रीफ में मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो के माध्यम से, जो कि अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वो वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। हालाँकि उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं सेक्रेटरी क्लर्क का भी एग्ज़ाम मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि जो पिछली बार जो कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं सीरीज़ ए सॉल्व करूँगा आपके लिए। इस एग्ज़ाम से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि मैंने बताया कि जो क्वेश्चन जो रहते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं, जो कि दूसरा क्लर्क होता है, तो उससे हल्का सा इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इन क्वेश्चन का लेवल जो रहता है। ठीक है, हालांकि जो मैंने सेक्रेटरी क्लर्क पे जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो आप वो देखेंगे तो आपको मैं बोलूँगा कि एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि खुद उसमें मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किया है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर कितने पढ़ने हैं, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका भी, तो आपने देख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैथ सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं इसमें सीधे ही आपको ऑप्शन बताऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि मैथ आपको बताया कि अभी सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम। ठीक है, तो किस लेवल का है ये आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सीरीज ए है, तो फर्स्ट और जो जिस आंसर की से मैं से सॉल्व करा रहा हूँ, ये बिल्कुल फाइनल आंसर की है, जो कि जो ऑब्जेक्शन लगने के बाद जो रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट स्क्रीनिंग रिजल्ट निकालने के बाद जो पैनल एक्सपर्ट पैनल जिसको संशोधित करके डालता है, वो वाली आंसर की है ये। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, 457 की निकटतम संख्या कौन सी है जो 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सरलतम रूप लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन का लेवल भी देखते रहें, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि आप देख सकते हैं कि बहुत हाई लेवल का नहीं है मैथ, लेकिन मैथ रीजनिंग टाइप का है ये थोड़ा। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, हालांकि यदि आप मेरे सेक्रेट वाला वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, भी किस टाइप से तैयारी करनी है, किस टाइप से नहीं। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन, 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11वें का है ऑप्शन नंबर बी। 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं थोड़े, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 19वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो फिर अभी कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ क्या पूछा गया आपसे, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, एकोमोडेशन। ठीक है, और 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 24 में जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि ये आपके डेली रूटीन के वर्ड रहते हैं। ठीक है, डेली कहीं ना कहीं आप इन्हें पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं, तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आपको एक रेगुलर तैयारी में ही ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा 25 का। तो अब यहाँ क्या बताना है कि अपोजिट इन मीनिंग। यदि आप प्रीवियस ईयर के, मैंने जैसा बताया उस वीडियो में भी, कि प्रीवियस ईयर का यदि आप इंग्लिश सेक्शन पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसमें भी कवर कर पाएंगे इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं उन्हें इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बताई है उस वीडियो में। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 30 का जो राइट आंसर, अभी हमने 28 दिया, 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 28 का, एक मिनट, 28 का जो राइट आंसर है, 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वैसे मैंने ए ही करवाया था। और 29 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी है ना। और जो 30 का जो रहेगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो अगला इसमें क्या बताना है आपको कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो बिल्कुल किस पोजीशन में आपने लगाने हैं ये। ठीक है, तो 31 में क्या है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 32 का रहेगा सी। 33 का रहेगा बी। ठीक है, और 34 का रहेगा सी। 35 का जो रहेगा, 35 में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा 35 में। अभी इसमें टू सर्व आउट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेजेस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 38 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सी। और जो 40 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नंबर्स में यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के आए थे। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि मैथ और इंग्लिश ने ही इसमें सबसे ज़्यादा गेम बिगाड़ी थी, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था 2019 में कि 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे और 3-4 ही रीजनिंग के आते थे। और इसके अलावा जब एकदम से ही इतने नंबर्स में इंग्लिश, आपको पता है कि बहुत से कैंडिडेट इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं, वो जीके की तैयारी ही ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए थोड़ा टफ हो गया था और कट ऑफ भी काफ़ी नीचे गई थी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। 41 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसमें क्या बताना था आपको, चूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो ठीक है, कि वन वर्ड बताना था इसमें। तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और जो 44 है इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 45 का जो राइट आंसर है, 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आगे हमारे HPGK के क्वेश्चन चल पड़ते हैं। और HPGK आप जानते हैं कि हमारे हिमाचल के जो कैंडिडेट होते हैं उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा लंबा है। तो 46 का इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे वो ऑप्शन नंबर डी PC राणा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी PC राणा। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1955 में स्थापित हुआ था। मैं आपको बोलूँ कि ये जो क्वेश्चन है 46, ठीक है, ये दोबारा मैंने बड़ा कम रिपीटेड देखा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने देख लेना है। ठीक है, 47 क्वेश्चन भी किसी न किसी क्वेश्चन में देखने के लिए, किसी भी मतलब किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये JC शाह ने की थी। ठीक है, हालांकि ये भी बड़ा कम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपके और एग्ज़ाम के लिए भी। तो 49 क्या है कि चंद्रा और बाघा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है। तो नव वर्ष उत्सव कहलाता है हालदा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 50वां क्वेश्चन है कि हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। तो मंडी को जाना जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो
आपने सुना है कि हाटू चोटी जो कि शिमला में पड़ती है, तो ये शिमला इसका आंसर आना था। कभी हाटू फोर्ट है या कभी हाटू चोटी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया, ठीक है। तो कब? 1939 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम के अलावा किसी और में नहीं देखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी, ठीक है। तो कौन थी? सुमन रावत थी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। तो अगला क्वेश्चन है कि चंपा काशीदकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली, ठीक है। तो 54 ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन उस टाइम में एग्जाम में बड़े कम देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। और अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी में। मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलाइड एचएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था, तो अजबर सेन ने प्रारंभ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो आर्य जो हिमाचल प्रदेश में आए थे, ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 58, यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था, तो किसका था? सर जर्मिहा ब्रांड करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि मैंने किसी एग्जाम में दोबारा रिपीटेड नहीं देखा है। तो इस लेवल के ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आए थे हमारे एचपीजीके में। और मैंने आपको बोला कि 2019 में बिल्कुल टफ एग्ज़ाम नहीं आता था, ठीक है। ये तो 2021 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज लगे होने जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, तो सबसे प्रथम स्पीकर कौन था? जो जयवंत राम था, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशर का शासक कौन था, ठीक है। तो कौन था? शमशेर सिंह था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये भी बोल देते हैं कि भाई किसने हेल्प नहीं की थी 1857 की क्रांति में, कौन तटस्थ रहा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भागर राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो भागर राज्य की स्थापना अजय डे ने की थी, अजय डे करके आप देख सकते हैं कि अभी भागर राज्य की स्थापना। मैं आपको बोल लूँ कि जितने भी हमारे यहाँ ठकुराइयाँ वगैरह हुई थी या फिर जो भी छोटे मोटे सब स्टेट वगैरह थे हमारे उस दौरान ब्रिटिश काल में या फिर गोरखों के टाइम में जो जो भी ठकुराइयाँ वगैरह थी, तो आपने उन सभी के फाउंडर याद कर लेना कि किस किस ने वो इस्टेब्लिश किए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन है कि सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है। देखो इसको बनेड़ बोलते हैं लेकिन इस टाइप से बारेड करके लिखा हुआ था। तो हिंदी में ही मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं हमारा जो कमिश्नर हमीरपुर है, वो अजीब अजीब सी शब्द लिखता है। तो आपने कुछ पढ़ा होता है वहाँ कुछ और प्रोनाउंसिएशन कर रहा होता है वो। तो कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो जगत सिंह शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया, तो कौन था वो? तो वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा के साथ साझा नहीं करता, तो कौन नहीं करता? तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्रेंड्स मैप पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। बिलासपुर नहीं करता है। तो मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बहती है, तो 66 है ना। तो किस जिले में बहती है? सिरमौर में। तो देखो एक मारकंडा खड्ड है, एक मारकंडा नदी है। ये मंडी और सिरमौर में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो आप देखो इसमें मंडी था नहीं, तो ऐसे में कंफ्यूज होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बड़ी कम थी। अगर मंडी होता तो कैंडिडेट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मंडी होगा, क्योंकि मारकंड नाम भी एक जैसा इनका। तो अगला क्वेश्चन है कि नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो नाको झील किन्नौर में है, ठीक है। सतलुज नदी शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से करती है? तो बडहल से करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियरों को किस नाम से जाना जाता है, तो सिगड़ी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन चल पड़े हैं। तो हिस्ट्री के लिए कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है सारा, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो पे मैंने काफ़ी मेहनत की है
और आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने वो वीडियो भी नहीं देखा है। और अगर आपको लगा कि सच में उसमें मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप से तैयारी करनी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी उसमें इंक्लूड किया है। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? ठीक है, तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था? कैसा? तो नीलकंठ बोले जाते थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, तो अंतिम सम्राट बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। ठीक है, तो सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था प्रारंभिक प्राचीन भारत में? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? यवन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हिंद यवन अलग से, लेकिन उनके लिए बाद में कौन सा शब्द यूज सभी के लिए लगे थे ये करने। ठीक है, यवन लगे थे उनको बोलने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नवनतीकरण संबंधित था। ठीक है, ये किससे संबंधित था? चिकित्सा से। बहुत सी ऐसे बुक के हैं फ्रेंड्स जो कि मैथमेटिक्स से, ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन है 77 निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हर्ष को। अगला क्वेश्चन है 78, उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो कौन सा था? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो 79 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यशोवर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आराम से बोल रहा हूँ इसमें, ताकि आपको समझ भी आए कि किस लेवल के एग्ज़ाम थे। हालांकि मैं फटाफट इसे बोल देता तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो 80वां जो क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सूफी वगैरह या फिर जो भी धर्म से रिलेटेड उस दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी में जो थे, तो आपने वो भी पढ़ लेना है। ठीक है, खासकर जो भी ये सूफी सिलसिले से थे और हमारे जो धार्मिक आंदोलन थे उनसे रिलेटेड आपने पढ़ लेने हैं सारे, खासकर जो कि किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81 का सी है ना, बिल्कुल 81 का सी है। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो कौन सा था? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 84 का निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो किसका मकबरा भारत के बाहर है? जहांगीर का। ठीक है, कभी देखिए कभी बाबर का मकबरा पूछ लेते हैं, तो एक दो ऐसे हैं कि जिनके मकबरे थोड़े बाहर स्थापित किए गए थे, तो इस टाइप से आपने देख लेने हैं क्वेश्चन। तो 85 का राइट आंसर है 85 क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो किसके विरुद्ध चला था? तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। तो भारतीय शासक जो था वो ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब ने। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि सेक्टेड क्लर्क में तकरीबन 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑब्जेक्शन लगा था, तो वहाँ से भी गेम काफ़ी घूमी थी उस दौरान भी कि किसकी सिलेक्शन हुई किसकी नहीं हुई, क्योंकि नंबर कुछ के कम हुए कुछ के बड़े थे। तो अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रीय नेता था। तो प्रथम राष्ट्रीय नेता कौन था? WC बनर्जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? ठीक है, तो 89 का ए। तो ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी ने 79 अनुयायियों के लिए, ठीक है, तो गांधी जी को इंक्लूड करके 79 वो बने थे। ठीक है, और एक वे मिलर नाम का एक अंग्रेज भी इनके साथ था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 90 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है
तो आप देख सकते हैं कि पहले यार हर क्वेश्चन का सीक्वेंस रहता था, कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिक्स्ड नहीं आते थे। लेकिन इस साल जो एग्ज़ाम हो रहा है आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल के ऊपर मिलते हैं, उसके बाद हिस्ट्री आती है, फिर 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल के आते हैं, फिर 8-10 क्वेश्चन एक साथ आते हैं पॉलिटिकल के। तो पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है हर साल, तो आपने उसी ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगला है कि ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो ग्रेनाइट किसका एक रूप है? अग्न्य शैलों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 92, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज भी काफ़ी पूछी जाती है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है आपने यही याद कर लेनी है, ठीक है, कौन सी नहीं है फिर ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाता है वो। 93 क्या है? समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। तो समुद्री जल की लवणता जो सबसे अधिकतम होती है वो कहाँ होती है? उष्णकटिबंधों पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा किसके नाम से जानी जाती है? तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 95, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है? ठीक है, आपने घास के मैदान भी देख लेने हैं कि कौन से शीट कटिबंधीय हैं और कौन से उष्णकटिबंधीय। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, कहाँ फैली हुई है? ये फैली हुई है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। आपने ये बड़ा ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय थोड़ा अलग है और भूमध्य सागरीय अलग है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कंचनजंगा को, ठीक है। बराक नदी निकलती है, ठीक है, तो जो बराक नदी है वो निकलती है माउंट जैपो से, ठीक है। इसमें देखिए माउंट का नाम ही पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? ये क्वेश्चन दोबारा किसी एग्जाम में रिपीट हुआ ही नहीं। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो नमक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स रणजीत सागर बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध है। तो इस टाइप से आपने देख लेना कि किस बांध के जो कुछ नाम रखे गए हैं किन किन के नाम पे, तो वो सब आपने देख लेने हैं, ठीक है। तो अब कोयले पर भी सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब कोयला क्षेत्र पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल नया था ये 103 में कि कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? 103 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वरना आप झारखंड, ये उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल, बस यही जानते हैं, देखिए कालाकोट कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। तो इस टाइप से थोड़ा अलग था तो पूछ लिया जाता है। तो विवाह की औसत आयु उच्चतम है, तो किनमें है उच्चतम? इस आयु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल। भोटिया जनजाति में चरावाहे कहलाते हैं। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अंडवाल, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से, ठीक है। हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे ही देखिए नर्मदा बचाव हो गया, ठीक है, और ऐसे ही 1-2 जगह और आंदोलन हुए थे, ठीक है, भूदान आंदोलन वगैरह। तो इस टाइप से भी आपने एक आइडिया ले लेना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत इजी लेवल नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है, और बहुत टफ लेवल भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो कौन सी है? चीनी भाषा, ठीक है। इसे शायद मंदारिन भी कहा जाता है, ठीक है, मंदारिन भी कहा जाता है इसे। तो आप कई बार मान लो चीनी ना हो या मंदारिन होगा तो आपने देख लेना है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो जापान को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो किसके निर्यात में अग्रणी है? माइका में, ठीक है। 1-2 चीज़ों में ही भारत अग्रणी है, तो आपने वो चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। तो अब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें आप देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाना जाता है, ठीक है। तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जो खाता है उसमें होती है, ठीक है,
मनुष्य जो खाते हैं उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, गलत, काफ़ी कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं। आपने स्थितिज और गतिज ऊर्जा के क्वेश्चन जरूर देख लेने हैं। और अगला क्वेश्चन है कि तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो किस कारण करते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपने देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वही रहते हैं लेकिन घुमा फिरा कर थोड़े पूछे जाते हैं। तो शेविंग हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, ऐसे उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है, गोलाकार कहाँ होता है, बेलनाकार कहाँ होता है, तो इस टाइप से सभी आपने देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं अर्धचालकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव बस है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा किसी एग्ज़ाम में नहीं देखा। ठीक है, 3-4 सालों से क्वेश्चनों को एनालिसिस कर रहा हूँ, ये किसी एग्ज़ाम में मैंने नहीं देखा। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीथीन बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, एथिलीन, पॉलीएमाइड। ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है साइंस में, वो आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि रीफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है, तो किसके उपचार में है, ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदिरा शराब में होता है, तो मदिरा शराब में क्या होता है, 120 एथेनॉल। आप एक बार ध्यान रखिए कि जो एथेनॉल होता है वही नॉर्मल शराब में यूज़ होता है। ठीक है, मेथनॉल से भी शराब बनाई जा सकती है, नो डाउट बनाई जा सकती है, लेकिन मेथनॉल पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान अंधा हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूमाजिलिन क्या है, तो फ्यूमाजिलिन क्या है, 121 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलेरियाई परजीवी संचारित होता है, मलेरिया जीवी संचारित होता है ऑप्शन नंबर एनाफ्लीज से। ठीक है, एडीज एजिप्टी, मादा एनाफ्लीज, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, यह कन्फ्यूजन आपने दूर कर लेनी है। तो उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल कौन सा है, ये पूछ रहे हैं कि उच्च कार्बोहाइड्रेट किस तत्व में होती है, और नट की बात कर रहे हैं, तो ये चेस्टनट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयुक्त होता है, तो किसके निर्माण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी, स्याही के। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन किसका उच्चतम स्रोत है, तो इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगा था। ठीक है, तो ए और सी दोनों में विटामिन मक्खन का स्रोत विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक पॉलिटिकल के क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 126 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 127, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, तो किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य सरकार का उच्चतम सिविल सेवक है, तो कौन होता है वो, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपात की उद्घोषणा को संसद के भीतर उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, तो कितने उसमें रखा जाना चाहिए, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है वो किस में, केवल राज्यसभा में वो जाता है। ठीक है, और लोकसभा उसका समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल 1 सदस्य चुनता है, तो यार ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लेना है, किसमें कितनी सीटें होती हैं, जो कि बहुत चर्चित स्टेट होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे सकते हैं, आप दिल्ली, मुंबई, और हमारा पंजाब और हरियाणा हमारे साथ लगता है, तो उनकी आपने सभी सीट देख लेनी है। तो 131 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो कौन सा विधेयक होता है वो, धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोगों द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, ठीक है, तो की जा सकती है 360 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है, तो 86वां संविधान संशोधन था ये। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था,
जो कि निर्धनता की सहायता यानी कि गरीबी के लिए होता है ये, ठीक है। अंत्योदय हो गया, 1-2 योजनाएं और है। तो अगला है SJSRY, ठीक है। ये जो योजना है, ठीक है, मेरे को इसका हिंदी नाम जो है स्वर्ण जयंती स्वराज योजना करके इसका कुछ नाम है, ठीक है। तो 130 इसका राइट आंसर है शहरी क्षेत्र में, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ठीक है। तो ऐसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना भी है, ठीक है, वो भी आपने देख लेनी है। इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 139, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा संपादित होते हैं? तो आप जानते हैं कि RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन हर बार घुमा दिए जाते हैं। ये आप दिमाग में डाल लीजिएगा कि भाई अगर स्टैगफ्लेशन की बात की जा रही होगी तो ऑप्शन सेम रहेंगे। ऑप्शन घुमा देते हैं ये लोग हमेशा हर बार। तो 141 का राइट आंसर है सी, मंदी के साथ स्फीति, कभी मंदी के साथ बेरोजगारी, इस टाइप से ऑप्शन बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो महंगी मुद्रा का अर्थ जो होता है वो होता है कि उच्च ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेतन न्यायालय। ऐसा कोई न्यायालय होता ही नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने लेवल के होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने हर यहाँ से क्वेश्चन उठा के उसको अच्छे से आपने स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्रांति पूछ लिया गया है, भारत में सदाबहार क्रांति, ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया गया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। तो ऐसे ही बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, तो आपने उनका भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगला फ्रेंड्स, अगले जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ऐसे में रीजनिंग बहुत पुरानी है, ठीक है, तो ऐसे में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए हिंदी देख लीजिए कि हिंदी किस लेवल की थी। तो 161 का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कि अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना, अंगूठा मारना, ये कोई मुहावरे, अंगूठा दिखाना तो होता है कि साफ इंकार कर देना। 162 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शब्द इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आने बंद हो चुके हैं, तो आपने ये भी देख लेने हैं। ईर्ष्यालु, ठीक है। 163 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वैसे ऑब्जेक्शन लगा था 162 पे। 163 क्वेश्चन, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द होगा, सही शब्द क्या होगा? अभिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? 164 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आजकल जो हिंदी आ रही है वो बिल्कुल समास या फिर एक दो शुद्ध शब्दों पे ही सिमट जाती है, लेकिन इसमें हिंदी कितनी अच्छी लेवल की आई थी तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, किसी न किसी पोर्शन में ये लोग लेवल हाई कर देंगे। तो 164 क्वेश्चन है कि आई का प्रत्यय है, तो आई का जो प्रत्यय है वो कौन सा है? तो मैं एक बात आपको बता दूं, वैसे इसका ऑप्शन, वैसे आई प्रत्यय है ना, वैसे ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये इस पे सभी को ग्रेस मार्क दे दिया गया था, ठीक है। अब वैसे इसमें लिखा ही होना चाहिए, ठीक है, वैसे ग्रेस मार्क सभी को मिला था ये, अब पता नहीं ऑप्शन के कारण दिया होगा या किस कारण दिया होगा। तो 166 क्वेश्चन है कि द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए। 167 ऑप्शन नंबर बी, ओ का उच्चारण ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, हमीरपुर पूछता ही बड़ा कम है आजकल, लेकिन इन लोगों ने पूछे थे। तो सर्वथा भिन्न शब्द है, तो 168 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 169 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 177 का राइट आंसर है, 170 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी आपने फिलहाल जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं वो तो आपने करनी है, लेकिन इसमें देखिए आप हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने हिंदी इस ढंग से करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी आपको लगता है कि सेक्टेड क्लर्क के रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए भी, किस टाइप से तैयारी करनी है, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय शुभ हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।